किसी कहानी को क्लासिक क्यों कहते हैं? शायद इसलिए कि वो 100 साल बाद भी उतनी ही सच्ची लगे। उतनी ही असरदार लगे। हाँ। आज हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की परिणीता की दुनिया में उतर रहे हैं। ये कहानी बाहर से देखें तो एक सीधी सादी प्रेम कहानी लगती है, पर इसके अंदर समाज, जिद, खामोशी और मोहब्बत का जो टकराव है वो जबरदस्त है। बिल्कुल। और आज हम इस कहानी को सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसके 3 पहलुओं को खुरदने की कोशिश करेंगे। अच्छा। पहला, 20वीं सदी की शुरुआत के कलकत्ता का वो सामाजिक दबाव। दूसरा, शेखर और ललिता के रिश्ते में प्यार, अधिकार और वो जो अहंकार है उसका उलझावा धागा। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, विवाह का असली मतलब क्या है? क्या वो जो समाज तय करता है या वो जो दो दिल खुद तय करते हैं? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक मातम जैसे माहौल से होती है। हाँ, गुरुचरण बाबू। गुरुचरण बाबू एक बैंक के मामूली क्लर्क, जिनके घर 5वीं बेटी ने जन्म लिया है। और लेखक ने क्या खूब लिखा है। वो पहली लाइन। हाँ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर जैसा दुख हुआ होगा, गुरुचरण का चेहरा उससे ज्यादा उतरा हुआ था। कहानी की पहली लाइन आपको जमाने की कड़वी सच्चाई का आईना दिखा देती है। बिल्कुल। एक और बेटी का जन्म, वो कोई खुशी नहीं बल्कि एक और कर्ज का बोझ था। गुरुचरण पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, अपना पुश्तैनी मकान तक गिरवी रखा हुआ है। उनकी लाचारी तो इस हद तक है कि वो सोचते हैं कि काश कोई गाड़ियों ने कुचल कर चली जाए। हाँ, ताकि बीमा के पैसों से बेटियों की शादी हो सके। ये उस समाज का सच था। और इसी अंधेरे में एक रोशनी की तरह है ललिता। ललिता गुरुचरण की 13 साल की अनाथ भतीजी, उम्र में बच्ची है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पर उठा रखी हैं। मामा के लिए चाय से लेकर सब कुछ। गुरुचरण उसे अपनी सोने की गुड़िया कहते हैं, पर उसे ब्याने की हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं है। और यहीं पर कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है। शेखर। हाँ, पड़ोस में रहने वाले अमीर जमींदार नवीन राय और उनका छोटा बेटा शेखर। नवीन राय वही है जिनके पास गुरुचरण का मकान गिरवी है। और शेखर वही है जो ललिता का बचपन का दोस्त है, उसका टीचर है और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। बिल्कुल। ललिता ने 8 साल की उम्र से पढ़ना लिखना शेखर से ही तो सीखा है। तो यहीं से वो रिश्तों का जाल शुरू होता है। हाँ, जहाँ एक तरफ पैसे और पावर का असंतुलन है और दूसरी तरफ एक अनकहा नाजुक सा रिश्ता है। और गुरुचरण की बेबसी देखिए, वो शेखर से ही कहते हैं कि ललिता के लिए कोई बिना दहेज वाला लड़का खोज दो। वो देख ही नहीं पाते कि वो जिस लड़के से मदद मांग रहे हैं उसका और ललिता का रिश्ता कितना गहरा है। और ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक पावर डायनामिक भी है। शेखर पढ़ा लिखा है, अमीर घर से है और ललिता पर अपना एक हक समझता है। वो उसका गुरु है। और कहीं ना कहीं वो उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखने लगता है। और ये बात बहुत जल्द खुलकर सामने भी आ जाती है, थिएटर वाले घटना से। बिल्कुल। ललिता अपनी सहेली चारूबाला और उसके मामा गिरीन्द्र के साथ थिएटर जाने का प्लान बनाती है। वो इजाजत और पैसे लेने शेखर के कमरे में जाती है और गिरीन्द्र का नाम सुनते ही शेखर का मिजाज बदल जाता है। हाँ, वो जिस तरह से तंज कसता है, वाह, नाम पता पेशा सब मालूम कर लिया तुमने। ऐसा लगता है इतने में ही खूब दोस्ती हो गई है। वो जो जलन है वो साफ दिखती है। वो सिर्फ एक प्रेमी की जलन नहीं है, ये उस दौर के मर्द के अधिकार भाव को दिखाती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं कि ललिता की अपनी कोई पसंद हो सकती है। और ललिता जो अब तक शेखर के प्यार को देखती आई थी, वो पहली बार उसके इस रूप से टकराती है और पूरी तरह टूट जाती है। वो थिएटर नहीं जाती, बहाना बना देती है कि तबीयत खराब है। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये उनके रिश्ते की पूरी कहानी की नींव रख देता है। एक तरफ ललिता का समर्पण और दूसरी तरफ शेखर का प्यार में घुलावा अहंकार। सही बात है। और कहानी में गिरीन्द्र का आना वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हाँ, एक सुलझावा इंसान। बिल्कुल। वो गुरुचरण की मदद करना चाहता है और उसकी मौजूदगी शेखर के मन में असुरक्षा को और बढ़ा देती है। उसे लगता है कि ललिता उससे दूर जा सकती है। और शायद इसी डर से वो एक ऐसा कदम उठाता है जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। वो माला वाली रात। हाँ, वो सीन तो जैसे कहानी का दिल है। शेखर को अपनी माँ के साथ कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है और जाने से एक रात पहले ललिता की छोटी बहन अन्नो वो गुड़ियों की शादी का खेल खेल रही होती है। और उसी खेल में मजाक में ललिता फूलों की एक माला शेखर के गले में डाल देती है। सबके लिए वो एक मजाक था, बच्चों का खेल था, पर शेखर के लिए नहीं। वो उस पल को पकड़ लेता है। बाद में रात में चांदनी में वो ललिता से मिलता है, वही माला उसके गले से उतारकर ललिता को पहनाता है और कहता है अब जो होना था हो गया, इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ललिता की मासूमियत थी कि उसने इसे असली विवाह मान लिया, या शेखर ने जानबूझकर उस पल का फायदा उठाया? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल से दोनों बातें
बातें सच हैं। ललिता के लिए वो एक पवित्र वचन था। उसने उस पल में शेखर को अपना पति मान लिया, पूरी ईमानदारी से। लेकिन शेखर के नजरिए से देखें तो शायद वो उस पल में ललिता को बस अपना बनाना चाहता था, उसे गिरिंद्र के ख्याल से दूर करना चाहता था। वो उसके सामाजिक परिणामों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मतलब उसके लिए वो एक भावनात्मक पल था, लेकिन ललिता के लिए वो जीवन भर का बंधन बन गया। और ये बंधन कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था, इसका अंदाजा उन दोनों में से किसी को नहीं था। बिल्कुल, शेखर के जाते ही हालात बिगड़ जाते हैं। शेखर के पिता नवीन राय पैसों के लिए गुरुचरण पर दबाव डालते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। और इस रोज रोज के अपमान से तंग आकर गुरुचरण एक बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। वो ब्रह्म समाज अपना लेते हैं। हाँ। हमें यहाँ रुककर ये समझना होगा कि उस वक्त ब्रह्म समाज अपनाना कितना बड़ा कदम था। ये सिर्फ धर्म बदलने जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह उस वक्त के कट्टरपंथी हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह था। मतलब जाति व्यवस्था, दहेज, जी। इन सब के खिलाफ। जी। गुरुचरण का ये फैसला एक तरह से सामाजिक आत्महत्या थी, जो उन्हें उनके पूरे समुदाय से अलग कर देती थी। जी। और नवीन राय के लिए तो ये एक सीधी चुनौती थी। और उनका गुस्सा वो तो आसमान पे पहुंच जाता है। हाँ, वो दोनों घरों के बीच की छत का वो रास्ता जो शेखर और ललिता के रिश्ते का गवाह था, उसे दीवार उठाकर हमेशा के लिए बंद करवा देते एक हैं। ईंट की दीवार दो दिलों के बीच खड़ी हो जाती है और यहीं से गलतफहमियों का सिलसिला शुरू होता है। उधर गिरेंद्र वो गुरुचरण की मदद करने के लिए उनका सारा कर्ज चुका देता है, मकान छुड़ा लेता है। और ये खबर जब चिट्ठियों के जरिए शेखर तक पहुंचती है तो वो इसका मतलब कुछ और ही निकालता है। हाँ, उसके मतलब अहंकारी मन में ये बात बैठ जाती है कि ललिता ने पैसे के लिए गिरिंद्र को चुन लिया है। उसका अहंकार उसके प्यार पर हावी हो जाता है। ललिता उसे खत लिखती है, पर शेखर का जवाब इतना ठंडा होता है, बहुत रूखा होता है। वो एक बार पूछती है, मेरे लिए क्या हुक्म है? और शेखर जवाब देता है, मेरा हुक्म, मेरे हुक्म से तुम्हें क्या लाभ? और इस एक जवाब से वो उस रिश्ते को लगभग खत्म कर देता है जिसे उसने खुद शुरू किया था। और इस खामोशी का नतीजा बहुत भयानक होता है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इस बीच गुरुचरण की मौत हो जाती है। शेखर के पिता भी नहीं रहते हैं। दोनों परिवार बिखर जाते हैं। हाँ, ललिता अपने परिवार के साथ कहीं दूर चली जाती है और शेखर अपने अभिमान में डूबा ये मानकर बैठ जाता है कि ललिता और गिरिंद्र की शादी हो चुकी है। और वक्त आगे बढ़ता है। शेखर अब अपने परिवार का मुखिया है। उसकी माँ उसकी शादी एक बड़े अमीर घर में तय कर देती है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जहाँ सारे राज खुलने वाले हैं। कई साल बाद शेखर अपनी शादी के लिए अपनी माँ को काशी से वापस लाता है। और संयोग देखिए, ललिता भी अपने परिवार के साथ कलकत्ता लौट आती है। एक शाम गिरिंद्र खुद शेखर से मिलने आता है, मकान बेचने के सिलसिले में। और उस मुलाकात में शेखर, जो सालों से अपने दिल में ये जहर लिए घूम रहा था, आखिरकार पूछ ही लेता है। वो गिरिंद्र से पूछता है कि क्या उसका पाणी ग्रहण ललिता से हुआ है, मतलब क्या उसकी शादी ललिता से हुई है? और यहीं पर कहानी का वो क्लाइमैक्स आता है जो सब कुछ बदल देता है। गिरिंद्र मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसकी शादी ललिता से नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन अन्नो से हुई है। हाँ, और फिर वो उस राज से पर्दा उठाता है जिसे ललिता ने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। गिरिंद्र बताता है कि जब गुरुचरण अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने ललिता का हाथ गिरिंद्र के हाथ में देना चाहा। लेकिन उस वक्त ललिता ने कहा, मामा जी ये नहीं हो सकता, मैं परिणीता हूँ। परिणीता यानी विवाहिता। अ मैरिड वुमन। उसने बताया कि उसके पति जीवित हैं, चाहे वो उसे स्वीकार करें या ना करें, वो किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और गिरिंद्र ने उसकी इस बात का सम्मान किया। बिल्कुल, कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन है। उसने बस ललिता के विश्वास की रक्षा की। ये सुनते ही शेखर की दुनिया हिल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एक पल में अपनी सारी भूल, अपना सारा अहंकार और ललिता का वो अटूट विश्वास और प्रेम सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो लड़की जिसे उसने एक रूखे खत से चुप करा दिया था, वो 4 साल तक खामोशी से एक अनकहे वचन को निभाती रही। अंत में शेखर अपनी माँ के सामने सब कुछ कबूल करता है, अपनी तय की हुई शादी तोड़ देता है और कहता है, माँ, ललिता आज से नहीं 4 साल पहले से मेरी पत्नी है। और उसकी माँ, जो हमेशा से ललिता को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, वो खुशी खुशी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और दीवारों से बटे हुए 2 घर फिर से एक हो जाते हैं। तो ये थी परिणीता की कहानी, एक ऐसे रिश्ते की दास्तां जो एक निजी पल में बना, समाज की दीवारों से टकराया, गलत फहमियों का शिकार हुआ, लेकिन आखिर में विश्वास और प्रेम की एक खामोश ताकत ने उसे जीत लिया। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि विवाह का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक सामाजिक रस्म है, 7 फेरे, या कोई कानूनी दस्तावेज? या विवाह 2 इंसानों के बीच का वो अटूट विश्वास और वचन है जिसे वो दुनिया की परवाह किए बिना निभाते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब रिश्ते इतनी आसानी से बनते और टूटते हैं, क्या ललिता जैसे किसी अनकहे वचन का कोई मूल्य है? क्या खामोशी में निभाया गया प्रेम जताए गए प्यार से ज्यादा
ज्यादा ताकतवर हो सकता है? ये सवाल शरत चंद्र ने 100 साल पहले पूछा था और शायद इसका जवाब हम सबको आज भी अपने अंदर खोजना है।